देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इस महिला को आज रात के लिए हमारे घर में शरण दी है, इसलिए ये जब तक हमारे घर में रहेंगी तब तक इनकी जिम्मेदारी हमारी होगी। जीजा जी इस महिला के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, कम से कम मेरे रहते में ये होने नहीं दूंगा। तब तो मुझे ये मान लेना पड़ेगा कि इस घर में एक चरित्रहीन महिला के आगे मेरा मूल्य बहुत ही कम है। किसी को कोई भी जवाब नहीं दूंगा। भूलना मत किसके सामने खड़ी होकर बात कर रही हो। और इसके अलावा तुम्हारे अंदर इतनी सारी बातें इस वक्त आई कैसे हूं? कुछ दिन पहले तो तुम मुझे देवता मानकर मेरी पूजा करती थी, हाँ? अब उस देवता से सवाल कर रही हो तुम? हाँ? निकलो, इस कमरे से निकलो। अब तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे ऊपर हाथ उठ जाएगा ना, तब कुछ मत कहना। मेहरबानी करके आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल मत छूना। निकल जाओ यहाँ से, उठो। रानी, तुम जरा अंदर जाओ, मुझे अपनी छोटी बहन से कुछ बात करनी है। जाओ। निकलो, निकलो बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? निकलो। छोटी बहन, क्यों अपने आंखों के आंसू छुपाने की कोशिश कर रही हो? मैं छत पर जा रहा था, इसीलिए मैंने सब सुन लिया। असल में भैया, आज उनका मिजाज ठीक नहीं है और उस लड़की की कितनी हिम्मत होगी ये तो किसी को पता नहीं था। तुमने उस समय रोक दिया, उसको मारना चाहिए था। चरित्रहीन बुरी औरत है वो, बड़े लोगों के सम्मान को हानि पहुंचाने आई है बस। छोटी बहन, मैं अगर चाहूं तो छोटे जीजा जी के बर्ताव के बारे में पिताजी को बता सकता हूं। देख छोटी, अगर तू चाहती है तो मैं उसके लिए योग्य सजा दिलवा सकता हूं। ये क्या कह रहे हो भैया? नहीं 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 नहीं, वो मेरे पति है, देवता है। उनके लिए फैसला मेरे जैसी मूर्ख महिला क्या लेगी बताइए? और उन्होंने तो ठीक ही कहा है, सिर्फ अमीर बाप की बेटी होने से ही पति का दिल नहीं जीत सकती हूँ। पति के मन को मोहने का तरीका मैं नहीं जानती, मैं बिल्कुल नहीं जानती, नहीं जानती। तुम्हारी पत्नी जानती है। छोटी ननद जी भी कुछ कम तकलीफ नहीं सह रही हैं। आप बोलिए ना, जीजा जी से बात कीजिए कि उन्हें इस तरह से तकलीफ ना दे। रानी, चलो छत पर चलो। मैं जरा खुले आसमान के नीचे जी भर के सांस लेना चाहता हूं। मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूं, सच में सहन नहीं कर पा रहा हूं। मैं पिताजी से इस विषय पे कल ही बात करूंगा। कालीचरण, अगर जरूरत पड़े तो दुगने आदमी लगाओ, और मैंने जो कहा उसी का पालन होना चाहिए। किसी भी हालत में देरी नहीं होनी चाहिए। काम कहाँ तक हुआ? बड़ी पाल वाली नाव तैयार हो रही है, थोड़ी देर में तैयार हो ही जाए, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, वो महिला अपने बच्चे के साथ जितनी जल्दी हो सके रवाना हो जाए। अच्छा, मैं खुद वहां जाकर सब इंतजाम करता हूँ। चाचा जी, आप जरा इंतजार कीजिएगा। पिताजी, इस विषय पर मुझे आपसे बात करनी है। इस विषय पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी चंदर। मेरे लिए इस लड़की से ज्यादा दामाद का सम्मान महत्वपूर्ण है। और छोटी बहन, उसका सम्मान पिताजी मैंने खुद सुना है। चंदर, इस विषय पर मुझे कोई बात नहीं करनी है। तुम शायद ये भूल चुके हो इस घर की मर्यादा क्या है। वो लड़की आज ही रवाना होगी और कुछ ही समय के अंदर। इस विषय पर मैं और कोई बात सुनना नहीं चाहता। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन इस तरह का फैसला। प्रणाम करता हूँ समधी जी। अरे समधी जी, आइए 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 आइए। तो रघुवीर की कृपा से सब कुशल मंगल है ना? हाँ। अरे अरे बस 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 बस, अरे रहने दो बेटा बस।
अरे समधी जी, मैं थोड़ा कुछ सामान लाया था सबके लिए। शादी के बाद पहली बार आया हूँ तो खाली हाथ। समधी जी, आप इतने झिझक क्यों रहे हैं बताइए तो? हाँ, आपके लाए हुए इन उपहारों का मूल्य कभी छोटा हो सकता है। कालीचरण जाओ अंदर खबर पहुंचाओ। चंदर, जाओ इन लोगों को यहाँ बैठाओ और छोटी बहू को खबर पहुंचाओ कि उसके पिताजी आए हैं। समधी जी, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ, आप लोग तब तक विश्राम कीजिए। हाँ पिताजी, मैं कह रहा था कि उनको ले जाकर बिठाओ। कैसे रानी को बताऊं कि मैं पिताजी को कुछ भी नहीं समझा पाया। मैं असफल हो गया रानी। पिताजी, आप लोग अंदर आइए। आइए। बैठिए पिताजी, आइए। दादी माँ, आप लोग बात कीजिए। पिताजी, मैं रानी को यहाँ आने के लिए बोलता हूँ, आप लोग बैठिए। बैठिए बैठिए, आप लोग भी बैठिए। आप बैठिए, रानी अभी आ जाएगी। अरे ये सब क्या है? दरअसल आप लोगों को सामान देने की हैसियत तो मुझ में नहीं है, फिर भी ये जो थोड़ा सा सामान लाया हूँ, ये अगर ग्रहण करे तो। बहू के मायके की हालत अच्छी नहीं है, ये हम जानते हैं। इतना जानते हैं कि बहुत सारा सामान आप लोग नहीं ला सकते। इतना समझ में आया था तो इतने बड़े घर में जब अपनी लड़की को भेजा है तो शिष्टाचार, सभ्यता ये सब सिखा कर ही भेज देते आप। लेकिन अब देख रही हो उसे कुछ आता ही नहीं। माँ, क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ तुम। उन लोगों को ऐसी बातें किस लिए कह रही हो? हमारे परिवार की अंदरूनी बातें उन्हें क्यों बता रही हो? बोलो तो। चुप हो जाओ। आप लोग बैठिए बैठिए, जरा शरबत पीजिए, कुछ खा लीजिए। सुबाला, उत्तू, कहाँ हो तुम लोग? ये सब सामान लेकर जाओ। शंख बजाओ, शंख बजाओ। जो बोला एकदम सही बोला। लड़की के बाप से नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी? लड़की की ऐसी परवरिश की है कि लड़की हमेशा अजीब अजीब हरकतें करती रहती है। घर में कम, बाहर ज्यादा रहती है। जेठानी, सास, ननंद किसी को भी नहीं मानती। प्रीतराम ने इस लड़की को पसंद किया था, इसलिए ये लड़की इस घर में टिकी हुई है। नहीं तो मैं उसे कब का भगा देती। समधी जी, आप कृपा करके बुरा मत मानिए। मेरी माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। असल में मेरी माँ बड़ी गुस्सैल है। हमारे घर में ऐसी एक घटना हुई है जिसके कारण माँ बहुत गुस्से में है। इसलिए उन्होंने ये सब कहा है। आप कृपा करके बुरा मत मानिएगा। चाची माँ, बहू के एक बार यहाँ आने से उसको बिठा के आप जरा अंदर आ जाइएगा, बात करनी है। आजा बेटी, आ।
पिताजी को प्रणाम कर आशीर्वाद ले। मैं जरा आती हूँ। मैं अभी आती हूँ। उस दिन तो बाप की बेइज्जती के डर से मुझ पे गुस्सा करके ससुराल में वापस आ गई थी। तूने यहाँ ऐसा क्या किया? चुप मत रह रानी, बोल। आज मुझे यहाँ जितनी बातें सुननी पड़ी उससे मेरी इज्जत रही है। छी रानी, छी छी, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हमको। कितना अच्छा ससुराल मिला है तुझे। ऐसा लगा सबके साथ मिलजुल कर रहेगी, लेकिन नहीं, तुझे ऐसा बर्ताव करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से नानी माँ से हमें बातें सुननी पड़ी, पता है? क्या किया है? चुप मत रह रानी, बता क्या किया है? रघुवीर का नाम लेकर कह रही हूँ, आपकी बेटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपके सम्मान को हानि हो। वो महिला और उसका बच्चा कहाँ जाते? छोटे दामाद जी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अच्छा, तूने क्या अपनी ननद के विरुद्ध कुछ कहा है? नहीं पिताजी, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, लेकिन उस बदनसीब लड़की को मैं छोड़ नहीं पा रही। उसके बेटे ने मेरा आंचल पकड़ लिया था। अरे किसका बेटा? तुम्हारे बारे में ससुराल में बातें हो रही हैं और हमें क्या ये पता नहीं चलेगा? हाँ? बता बहन, हमें सब साफ साफ बता दे। उसके बाद वो लोग हमारे घर चले आए। मैं बहुत बदनसीब हूँ माँ, बहुत बदनसीब। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप मुझे मारिए, काटिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन भगा मत दीजिए माँ, भगा मत दीजिएगा। देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। नहीं, बहू रानी, काशी चले जाने से वो बाबू मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाप ने तो उनसे पैसे लिए हैं। वो लड़की बहुत बदनसीब है, बहुत बदनसीब। ये क्या सत्यानाश कर दिया तूने? क्या करेगी तू अब? हाँ, कैसे संभालेगी ये सब कुछ? पिताजी ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है। मैं पिताजी के पास जाऊंगी, वो मेरी मदद किए बिना मुझे नहीं भेजेंगे। आप अभी भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? उस लड़की को बाहर भेजने का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं? माया, छोटी बहू के परिवार वाले आए हैं, उनके सामने उस लड़की को भेजूं मैं? और मैं नहीं चाहता ये बात घर के बाहर फैल जाए। मुझे पता था कि वो लड़की इस घर में ही रहेगी। बहू की इच्छा है ना, तो वो अलक्ष्मी लड़की इस घर में ही रहेगी। ये मैं कह देती हूँ, देख लेना। हे छोटी, थोड़ा धैर्य रख। प्रीतराम क्यों उस लड़की को भेजना नहीं चाहता है, ये समझने की कोशिश कर। क्या जरूरत थी समधी जी के सामने बहू की बुराई करने की? वो अभी बच्ची है, सब कुछ समझने की क्षमता है उसमें। पिताजी, ओह, आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं उस लड़की को काशी या वृंदावन भेजने के पक्ष में नहीं हूँ। तू पक्ष में नहीं है? क्यों रे? तेरी पत्नी ने कहा है इसलिए? है? मैंने तो सुना है हम लोगों के जाने के बाद वो चरित्रहीन लड़की तेरी पत्नी के पैर पकड़कर खूब रोई है, और रात को मुझे समझाया है प्रीतराम को रोकने के लिए।
नानी माँ, अगर रानी ऐसा चाहती है तो इसमें गलत क्या है बताइए। समाज की इन प्रथाओं को खत्म करने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। नानी माँ, उस लड़की को अगर काशी या वृंदावन भेज दिया जाता है तो उसकी जिंदगी उसी बुरी राह पर चलेगी। चंदर, मैं पहले भी कह रहा था और फिर से कह रहा हूँ, समाज सुधारने के काम से इस परिवार की मान मर्यादा मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस लड़की के भरण पोषण के लिए मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे और कोई उम्मीद मत रखना। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। ये क्या छोटी बहू, तुम ऐसे आंचल फैलाकर क्यों खड़ी हो बेटी? बेटी, मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। तुम्हें तो मैं राजरानी बनाकर इस घर में लाया हूं। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ पिताजी। आपने जो पैसे तुलसी को देने का फैसला किया है, वही पैसे आप क्या मुझे नहीं दे सकते हैं? बहू, क्या कह रही है? पैसों की क्या जरूरत है तुझे कि ऐसे भीख मांग रही हो? छी बेटी। ओह दादी माँ, मैं तुलसी को लेकर अपने गांव जाऊंगी। वो और उसका बेटा वहाँ अच्छे से रहेंगे, उन पे कोई मुसीबत नहीं आएगी। इससे हर समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं तो इसी के लिए आपसे पैसे मांग रही हूँ। लड़की को लेकर क्या तुम अपने मायके जाओगी? नहीं बेटी नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सच में और सहन नहीं हो रहा, सहन नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा, तुम इतनी बातें क्यों करती हो? हाँ, छोटी बहू हो ना, थोड़ी देर वो बंद रखोगी तो क्या होगा? हर बात में तुम्हें टांग अड़ानी ही है। दिमाग खराब कर देती है। रानी, अचानक तुम्हारे मन में ऐसी बात कैसे आ गई बताओ? तुम्हारे गांव के लोगों को अगर पता चला कि वो लड़की कौन है तो तुम्हारे घर वाले मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरी बात मत टालिएगा पिताजी, मैं आपसे वादा करती हूँ, तुलसी का इस घर से जो संबंध है उस बारे में मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सिर्फ उसकी जिंदगी आप बर्बाद मत होने दीजिएगा पिताजी, बर्बाद मत होने दीजिएगा। आपके पैर पड़ती हूँ। अरे बेटी 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 उठो, बेटी उठो उठो। बेटी बेटी तुम अंदर जाओ, अपने कमरे में जाओ। इस लड़की को लेकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उठो बेटी। छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी ने क्या कहा तुमने सुना ना? तुम अपने कमरे में जाओ बेटी, कमरे में जाओ।
मैंने सब सुन लिया, लेकिन खाली आंचल लेकर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पिताजी अपनी संतुष्टि से मेरे आंचल में जो भी देंगे उससे ही मैं अपना काम चला लूंगी। ओ, इसका मतलब तुम रुपए मिलने तक उठोगी नहीं? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता बेटी। इससे तो मेरी बेटी लक्ष्मी का अपमान होगा। बुआ जी। हाँ बुआ जी, इस विषय में आपकी क्या राय है? प्रीतराम, मैं सहमत नहीं हूँ। ये गलत भी हो सकता है। लेकिन ये एक बात सोचो, काशी वृंदावन में अगर उस बाबू के जाल में वो फिर से फंस गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। दादी माँ, रानी ने जब वादा किया है तो वो जीजा जी का नाम नहीं बताएगी और किसी को ये नाम पता नहीं चलने देगी। दादी माँ, रानी को उस लड़की की जिम्मेदारी दो ना, इससे उस लड़की की जिंदगी बच जाएगी। नहीं तो वो लड़की अपनी जान दे देगी। बेटी, मैं लोगों की बातों से डरने लगा था। देखा, ये डर तुम में नहीं है। ठीक है, यही होगा। लेकिन इस लड़की को आज ही अपने बच्चे के साथ इस घर से निकल जाना होगा। ऐसा लगना चाहिए कि वो लड़की पानी में डूब कर मरी है। मंजूर? बेकार है। मुझे मंजूर है पिताजी, मुझे मंजूर है। समझ रहे हो? मैं साफ साफ कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, पर इस रानी की सारी करतूत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन रानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या जरूरत है हाँ एक अनजान लड़की के लिए अपने घर वालों के खिलाफ जाने की? वो तो शुक्र है कि हमारे जीजाजी देवता जैसे इंसान हैं, नहीं तो पता नहीं रानी का क्या होता। पिताजी, किसके भरोसे इस लड़की को हम गांव लेके जा रहे हैं पता नहीं। इधर ससुर से वादा किया है कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इतना आसान है क्या ये सब छुपाना? गांव के लोग आजकल शहर में जाते रहते हैं। अरे वो राखाल तो शहर जाता ही रहता है। कौन रानी को क्या समझा सकता है पता नहीं। इधर तुम लोगों की बुआ भी घर पर नहीं है, पूजा के लिए ससुराल गई है। अब सच में मुझे बहुत ही चिंता हो रही है।
रानी भी दिन ब दिन हमसे दूर होती जा रही है। वो भी अजनबी जैसी लगती है। ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। नहीं पिताजी, रहने दीजिए। रानी को और समझाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा पिताजी, रानी के सोच विचार बदल रहे हैं। हमारे जीजाजी जैसा पति मिला है, ऐसा घर मिला है। हमारी रानी अब पहले जैसी नहीं रही पिताजी। तुमने सही कहा भैया। उसे अपने आप में एक आत्मविश्वास आया है ना पिताजी? हमारे जीजाजी जैसे भले इंसान मिलना मुश्किल है, सच में। क्या पता बेटा क्या होगा। अरे चलो चलो, थोड़ा जल्दी चलो। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। ये देखो, ये है हमारा घर। चलो अब अंदर चलो, अपने बच्चे को सुला दो। मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। बुआ रहती तो कोई चिंता ही नहीं होती। वो पूजा के लिए कई सालों के बाद अपने ससुराल गई हैं। चलो चलो, जल्दी अंदर चलो। बहुरानी, तुम मुझे क्या सच में घर के अंदर लेकर जाओगी? अरे, अंदर नहीं लेकर जाऊंगी तो अपने बच्चे को सुलाओगी कहाँ? बाहर आंगन में सुलाने से अगर क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बहुरानी, तुम इंसान नहीं हो, साक्षात देवी हो। सच में माँ दुर्गा हो। देवी माँ धरती पे उतर आई है तुम्हारे रूप में। तुमने मेरे अंदर देवी जैसा क्या देख लिया? मेरी माँ इस घर में ना जाने कितने लोगों को बुलाकर खाना खिलाती थी। मैंने ये सब अपनी माँ से ही तो सीखा है। चलो तुम अंदर चलो। आओ, तुम घर के अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। पिताजी, आप क्यों ऐसे आंसू बहा रहे हैं? कुछ देर पहले मैंने कहा था ना कि तू हमसे दूर जा रही है। नहीं रे बेटी, तू मुझे माफ कर देना। तू जरा भी हमसे दूर नहीं गई बेटी। तू तो हमेशा अपनी माँ के बारे में, अपने घर के बारे में सोचती है। वो तो मैं समझ ही नहीं पाया बेटी। सच में तेरी माँ ने भी कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। जितना उससे हो पाता वो हमेशा करती। वैसे ही तेरे अंदर भी माँ का वही गुण है बेटी। लेकिन पिताजी, गांव के लोगों को अगर इस औरत की असलियत पता चली तो हमें अलग कर देंगे। देख रानी, हम में से कोई तेरा दुश्मन नहीं है। तुझे कोई रोक भी नहीं रहा है। सिर्फ असल बात बता रहे हैं। सही बात है। इस बहू को तुम कहाँ रखोगी और क्या परिचय दोगी? देख रानी, हमारे गांव के लोगों में जिज्ञासा रहेगी इसको लेकर। और हमारे गांव में बुरे लोगों की कोई कमी नहीं है, और ये तो तुझे अच्छी तरह से पता है ना। आप लोग ये सब कुछ मत सोचिए, मैं यहीं पर उसका इंतजाम करूंगी। लेकिन ये कैसे करोगी? मैंने यहाँ आते वक्त सोच लिया था कि मैं ऐसे इंसान के पास तुलसी को लेकर जाऊंगी जो तुलसी को अपने पास रहने देंगे, और वो एक बार रहने देंगे तो गांव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो किसकी बात कर रही है रानी? उस बहू को शरण देंगे, किसकी इतनी हिम्मत होगी? आप बस देखते जाओ।
त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवजननी परा त्ववैव धार्यते सर्वं त्ववैतत् सृज्यते जगत् त्ववैतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिणी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी वाणा भूषण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यभ्यस्वती सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। तुम आई हो रानी? मेरा दिल कह रहा था कि तुम जरूर आओगी। हवा में एक सुगंध आ रही थी। आपके पास एक प्रार्थना लेकर आई हूँ। ये क्या है रानी? तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम तो देवी का अंश हो, तुम मुझसे प्रार्थना क्यों कर रही हो? क्या बोलना है बताओ बताओ। अपनी शरण में एक इंसान को रख लीजिए ना, वो बहुत बदनसीब है। आप सहमति देंगे तो वो इस गांव में रह पाएगी, नहीं तो छोटे बच्चे को लेकर वो मर जाएगी। कौन है वो? पहले उसका परिचय जानना होगा। किसी भी ऐरे गहरे को इस गांव में शरण नहीं दे सकते, उससे गांव की पवित्रता नष्ट होती है। महालय के दिन उसे देखा था मैंने गंगा के घाट पर। क्या बोल रही है रानी? तू उस पापी को गांव के अंदर लेकर आई है? वो लड़की इस गांव के सारे लोगों को बर्बाद कर देगी। नहीं नहीं रानी, इस गांव में ये लड़की किसी भी हालत में नहीं रह सकती। उस पापी को अभी निकाल दो। कोई जन्म से पापी नहीं होता है, हालात उसे पाप करने के लिए मजबूर करते हैं। उस लड़की को पत्नी बनाने की बात करके उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। वो लड़की बहुत बदनसीब है। वो लड़की और उसका बेटा इस गांव के किसी कोने में पड़े रहेंगे। इससे उन लोगों की जान तो बच जाएगी। नहीं नहीं रानी, तू इसका और कहीं रहने का इंतजाम कर दे। वो यहाँ किसी भी हालत में नहीं रह सकती। और सुन, तू अगर इस लड़की को जबरदस्ती यहाँ रखने की कोशिश करती है ना, तो मुसीबतें और बढ़ जाएगी। और यहाँ का कोई इंसान इस अनाचार को स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा पंडित जी, आप ऐसे चुप क्यों बैठे हुए हैं? मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो।
माँ जो चाहेगी वही होगा। लेकिन कुछ भी कहो, हमारे मूर्तिकार ने बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई है। चौधरी परिवार और देव परिवार से कम सुंदर नहीं है। ऐसे सजीव और सुंदर मूर्ति तुम्हें मिलेगी नहीं। देवी की दोनों आंखें एकदम सजीव हैं। रानी, तुमने क्या कभी देखी भगवान की ऐसी सजावट? अगर तुम यहां होती तो मैं तुम्हें ये सब दिखा पाता तो कितना अच्छा होता। चक्रवर्ती महाशय, आज तो आप ब्राह्मणों को लेकर इस घर में आ रहे हैं। आज रात को ही चंडी पाठ शुरू होगा। जरूर, हर बार की तरह इस बार भी सारे काम हो चुके हैं। सिर्फ कोई समस्या है? बताइए ना। मैं कह रहा था अघोर शास्त्री महाशय उस दिन का गुस्सा अभी तक भूल नहीं पाए हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप खुद जाकर उनका आशीर्वाद ले लें तो शायद वो प्रसन्न होंगे। काफी क्षमता वाले ब्राह्मण है वो। इस बात से आप चिंतित मत होइए। मैं कल सुबह ही भाटपाड़ा जाऊंगा। तब तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन ये देखना कि ये बात किसी को पता ना चले। हाँ, इस विषय में आप निश्चित रहिए। दरअसल चक्रवर्ती महाशय, ये पूजा इस घर का सम्मान है। मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई अशांति हो या समस्या बढ़े। ये क्या है? कैलाश से माँ आ रही है और मेरी बेटी की आंखों में आंसू। आंसू कहाँ है? आप लोग सब कैसे हैं? कितने दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई। रानी बेटी तो आई है, अच्छा हुआ। आज यहाँ पर अकाल बंधन नाटक का मंचन होगा और तेरे भैया राम पहली बार भजन कथा गाएगा। पहली बार भैया कथा गाएंगे? हाँ। ओ भैया, आपने तो मुझे पहले बताया ही नहीं। बताया नहीं मतलब? बताने के लिए वक्त कहाँ था? अच्छा, तुम लोगों को हुआ क्या है बताओ तो। क्या हुआ है? सिद्धेश्वरी ने बताया था उमा आई है हिमालय राजा के घर में, चलो उनके आगमन का एक गाना गाते हैं। तो यहाँ आकर देखा तो कुछ अलग ही माहौल है। अच्छा, क्या मामला क्या हुआ है? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों खड़े हो बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। मुंह फुलाकर क्यों रहूंगा? रानी आई है, खुशी नहीं होगी? ओ रानी, दामाद जी कहाँ है? और ये लड़की कौन है? वो आए नहीं और ये लड़की तुलसी है, मेरे ससुराल में आई थी, मैं अपने साथ ले आई इसे। अरे ओ काका, हमारे नाटक की तैयारी शुरू नहीं करनी है क्या? क्यों नहीं शुरू होगी? निश्चित शुरू होगी, जरूर। तुम लोग इस तरफ आओ, मेरे साथ चलो।
कुछ कहने की जरूरत नहीं है बहू रानी। मुझे कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं है, यही बात है ना। वो तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही मैं समझ गई थी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे लिए तो माँ गंगा ही सब कुछ है। ऐसे अमंगल वाली बातें मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, रघुवीर जरूर कोई इंतजाम कर देंगे। मैंने तुझसे कहा था रानी, तू जितना प्यार करती है सब लोगों से, वो लोग इतने अच्छे नहीं हैं। क्या करेगी अब? रघुवीर जिनकी परीक्षा लेते हैं उनकी ही रक्षा करते हैं। वो सारी समस्याएं मिटा देंगे। आप उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए पिताजी, कोई चिंता मत कीजिए।